यह कथा शीतल नामक एक महिला टैक्सी ड्राइवर के द्वारा पहले व्यक्ति के दृष्टिकोण से सुनाई गई है। राइड 5, इडली पोहा। साहब ने मुझसे यह नहीं पूछा कि क्या मैं आ सकूंगा। उन्होंने बस मुझसे कहा। मुझे यह भी पता नहीं था कि साहब ने बाशा अंकल को 1000 रुपये अधिक क्यों दिए थे। शायद उन्होंने कल की यात्रा के लिए भी भुगतान किया था। मैं मन में विचार कर रही थी कि कल जाऊं या नहीं, क्योंकि अब तक का अनुभव चिंता से भरा था। इसके अलावा उन्होंने पुणे के किराए के बारे में नहीं पूछा। उन्होंने यह भी नहीं बताया कि यह दिन की यात्रा थी या रात की। भ्रमित और थकी हुई मैंने खाना खाया और मन में कई सवाल लेकर बिस्तर पर चली गई। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे पता था कि मैं जाने के लिए उत्सुक हूं। मेरे भावनात्मक रूप से नीरस जीवन में साहब एक स्वागत योग्य बदलाव थे। वे इसमें रुचि ले रहे थे। उन्होंने मेरे साथ बाकी सभी लोगों की तुलना में अलग व्यवहार किया। मुझे यह बहुत पसंद आया। मैं सुबह जल्दी उठ गई। मैं मां को परेशान नहीं करना चाहती थी। मैंने सोचा कि रास्ते में कुछ चाय नाश्ता कर लूंगी। मुझे पेट्रोल भी भरवाना था। मैंने एक सफेद शर्ट पहनी थी और काले रंग की पैंट सलीके से पहनी हुई थी। मुझे फ्लैट जूते पसंद थे, जिन्हें मैंने पहना और कहा, मां, मैं जा रही हूं। मां ने कहा, कुछ पैसा रख के जाना, राशन खत्म हो जाएगा। गरीब परिवारों के लिए रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना एक बड़ा काम है। जब तक वे दुकानदार से उधार नहीं लेते, वे कई बार 1 महीने तक का राशन नहीं खरीद पाते। मां इसका प्रबंधन कर रही थी, यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारे पास जीवित रहने के लिए पर्याप्त भोजन हो, भले ही हमारा पेट भरने के लिए पर्याप्त न हो। अगर किसी कारण से हड़ताल या बंद होता था तो सबसे ज्यादा असर हम जैसे रोज कमाने खाने वालों पर ही पड़ता था। हमारे पास बचत करने के लिए मुश्किल से ही कुछ था। यह रोजमर्रा का प्रबंधन था। मैंने रुपये रख लिए, मेज पर 250 रुपये रखे और घर से निकल गई। मैं शायद लगभग कुछ मिनटों की देरी से आई थी। इस बार साहब पहले से ही पासपोर्ट कार्यालय के गेट के पास खड़े थे। वह पूरे सूट में थे। इस बार उन्होंने सफेद शर्ट और टाई भी पहन रखी थी। मैंने कार रोकी और कहा, गुड मॉर्निंग साहब। गुड मॉर्निंग शीतल, उन्होंने कहा। मैंने उनका बैग और लैपटॉप बैग उठाने में भी उनकी मदद की और उनके पीछे बैठने के लिए दरवाजा खोल दिया। उन्होंने धन्यवाद कहा और मेरे हाथ पर हल्की सी चुटकी ली। एक क्षण में, इससे पहले कि मैं क्रोधित होती, वे बोले, हम दोनों ने एक जैसे कपड़े पहने हैं। फिर हमने पुणे के लिए अपनी यात्रा शुरू की। ऐसा नहीं लग रहा था कि यह एक सामान्य चुटकी है जो कोमल महिला मांस को महसूस करने की लालसा वाले पुरुष हाथ की यौन ऊर्जा को व्यक्त करती है। इसमें वासना की लापरवाही नहीं थी, जो प्रतिक्रिया की चीख पैदा करने के लिए महिला के शरीर को चोट पहुंचाकर उसे पीड़ा पहुंचाने में आनंद देखती थी। और यह कायरतापूर्ण भी नहीं लगता, क्योंकि जब पिंचिंग होती है तो यह हमेशा भीड़-भाड़ वाली जगहों पर होती है, जहां पिंचिंग वाले हाथ की कभी पहचान नहीं हो पाती है। यह चुटकी कोमल और छोटी थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हाथ पर, जैसे आप किसी बच्चे के साथ करते हैं जब उसे कुछ नया मिला हो। लेकिन मैं बच्ची नहीं थी। मैं एक वयस्क लड़की थी, और इसलिए एक वयस्क पुरुष द्वारा पालन किए जाने वाले शारीरिक गोपनीयता के सख्त नियमों की हकदार थी। यह मेरे निजता का उल्लंघन था। समान लिंग के लोगों के बीच मित्र होने का मतलब निजी स्थान के अधिकांश चिन्हों को खत्म करना है, लेकिन विपरीत लिंग के लोगों के बीच मित्र होने का मतलब है कि सभी आंतरिक चिन्हों को उजागर करने की कीमत पर केवल कुछ बाहरी चिन्हों को खत्म करना है। तो भले ही हम दोस्त थे, क्या उसकी हरकत उचित थी? मुझे नहीं पता था। एक टैक्सी ड्राइवर के रूप में मेरे सामान्य कामकाज के दौरान मेरे पास एक प्राचीन निजता की विलासिता नहीं थी। हर दिन, कई बार, मैं डरावनी आंखों और हाथों को उस पर आक्रमण करते हुए महसूस कर सकती थी। मैंने उनसे प्रतिरक्षित रहना सीख लिया था। यह उमस भरी मुंबई में लोगों के शरीर की गंध के प्रति प्रतिरक्षित होने जैसा था। लेकिन इस बार यह अलग लगा। क्यों? मुझे आश्चर्य हुआ। फिर यह अचानक मुझे सूझा। पिछले कुछ मुकाबलों में मैंने साहब को एक पायदान पर खड़ा कर दिया था, और चुटकी लेने की क्रिया उनके बारे में मेरी धारणा के अनुरूप नहीं थी। सारी उलझन, यह बेचैनी
मेरी उससे निराशा थी, या शायद उसे गलत पढ़ने के लिए अपने आप में। हालांकि इस विचार से मुझे थोड़ी राहत मिली। मुझे एहसास हुआ कि कुर्सी वह जेल है जिस पर हम लोगों को अपनी पसंद के अनुसार व्यवहार करने के लिए मजबूर करने के लिए डालते हैं। अधिकांश हार मान लेते हैं, कुछ नहीं मानते, और साहब के मामले में तो उनका आसन मेरी कल्पना में ही था। मैंने उनसे अपनी अपेक्षाओं के बारे में नहीं बताया था, या वास्तविक दुनिया में उसके अच्छे व्यवहार को सुदृढ़ करने के लिए कुछ भी नहीं किया था। जब मैं इस बारे में सोच रही थी तो किसी तरह साहब को लगा कि कुछ गड़बड़ है, और उन्होंने पूछा, शीतल, क्या हुआ? क्या तुम्हें चुटकी से बुरा लगा? अगर मैंने हाँ कहा होता तो यह बहुत बुरा होता, क्योंकि इसमें कोई बुरा इरादा व्यक्त नहीं किया गया था, जबकि मुझे अभी भी लगा कि शायद उन्हें मुझ पर चुटकी नहीं लेनी चाहिए थी। तो मैंने कहा, नहीं साहब, यह ठीक है। मन कभी कभी अजीब व्यवहार करता है। आप जो कहते हैं वह नहीं हो सकता जो आप चाहते हैं। मेरा मन मुझसे सवाल कर रहा था। जब मैंने कहा, यह ठीक है, तो क्या मैं निष्क्रियता से एक स्पर्श को स्वीकृति दे रहा था? मैंने अगले कुछ मिनटों तक खुद को चुप रखा। साहब ने कहा, मैं झपकी लेने जा रहा हूं। फिर उन्होंने आगे कहा, मुझे करीब 8 बजे जगा देना, अगर मैं खुद नहीं उठ पाता तो, क्योंकि मुझे पुणे में सेंट जेवियर्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को कॉल करना है। मैंने सोचा कि इन्हें आराम कितना पसंद है। किसी भी अवसर पर वे झपकी लेने की कोशिश करते हैं और आसानी से सो भी जाते हैं। हो सकता है कि उसे कोई चिंता ना हो, जैसा कि उस दिन जब हम ऑफिस जा रहे थे तो उसके कॉल के आधार पर मैंने नहीं सोचा था। या हो सकता है कि उसने अपने मस्तिष्क में गतिविधियों को अलग करने की कला में महारत हासिल कर ली हो। साहब को झपकी आ गई। मैं ईयरफोन लगाकर पुराने हिंदी गाने सुनने लगी। सुबह के करीब 7:50 बजे थे जब साहब उठे और अपने साथ लाए गीले टिश्यू से खुद को तरोताजा किया। मुझे उसे जगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने शीतल से कहा, कॉल के बाद हम नाश्ता करने के लिए रुकेंगे, लगभग 8:40 बजे या उसके आसपास। क्या यह आपके लिए ठीक है? आशा है आपको अभी भूख नहीं लगी हो। मैंने कहा, लेकिन साहब, तब तक हम हाईवे रेस्तरां पार कर चुके होंगे, जिसके बाद हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। चिंता मत करो, हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त सामान है। ठीक सुबह 8 बजे एक फोन आया। मुझे नहीं पता कि दूसरी तरफ कौन था, लेकिन साहब ने कहा, हाय मिस्टर माइकल, आप कैसे हैं? पहली बात जो साहब ने पूछी वह यह थी कि उन्हें क्या क्या कवर करना है, जिसके बाद उनके बीच लंबी बातचीत हुई। मैंने अनुमान लगाया कि साहब किसी कॉलेज में व्याख्यान देने जा रहे हैं। कॉल करीब 20 मिनट में पूरी हो गई। साहब ने कहा, चलो नाश्ता करने के लिए किसी अच्छी जगह पर पार्क करते हैं। मैंने गाड़ी को एक तरफ किया और गाड़ी खड़ी कर दी। साहब ने कहा, आओ पीछे बैठो, साथ में नाश्ता करते हैं। चुभन की बेचैनी अभी तक मुझे पूरी तरह से दूर नहीं कर पाई थी, और यहीं वह आदमी मुझे पीछे आकर बैठने के लिए कह रहा था। मुझे पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ था। आमतौर पर जो यात्री मेरी कार में बैठते थे वे या तो खाने के लिए बाहर निकलते थे, या शिष्टाचार के नाते कार के अंदर खाने से पहले मुझे वह देते थे जो वे खा रहे थे। अधिकांश समय मैं नहीं कहती और वे खाना जारी रखते। यहाँ एक आदमी है जो बहुत ईमानदारी से मुझसे पीछे की सीट पर आकर उसके साथ खाना खाने के लिए कह रहा था। क्या यह सामान्य था? क्या यह नेक था, या केवल प्रभावित करने का कार्य था, या यह एक जाल था? मैं झिझक रही थी। जब साहब अपना बक्सा निकाल रहे थे तो मैं ड्राइवर की सीट पर चुपचाप बैठी रही। साहब ने फिर कहा, चलो। अनिच्छा से मैं बाहर निकली और पीछे की सीट पर बैठ गई। साहब ने हमारे बीच एक सफेद तुर्की तौलिया रख दिया। उन्होंने बैग से डिब्बे निकाले। एल्यूमिनियम फॉयल के 4 पैक थे। उसने उन्हें नाजुक ढंग से रखा। दोनों तरफ 2-2, एक चम्मच और दोनों तरफ एक पेपर कप रखा। उन्होंने बैग से एक फ्लास्क और पानी की 2 बोतलें निकाली। फ्लास्क सामने रखा और एक बोतल अपने पास रखते हुए मुझे पानी की एक बोतल दी। उन्होंने उन्हें बहुत सावधानी से और सम्मिलित रूप से रखा। उन्होंने सभी पैक्स की पन्नी का ढक्कन भी खोला। उसने कवरों को एक पेपर बैग में रख दिया। खा लो, उन्होंने कहा। एक पैकेट में 3 गर्म इडली और नारियल की चटनी थी और दूसरे में पोहा था। इडली आश्चर्यजनक रूप से नरम लग रही थी
और साफ सफेद रंग की थी, जो पैक किए गए सुंदर चमेली के फूलों के गुलदस्ते की तरह दिख रही थी। मैंने इडली तो बहुत बार खाई थी, लेकिन ऐसी इडली नहीं देखी थी जो मुंह में रखते ही पिघल जाए। मैंने सोचा कि इतनी अच्छी बनावट वाली इडली के निर्माण में शायद किण्वन प्रक्रिया का भी योगदान है। मैं हमेशा सोचता था कि अच्छी इडली बनाना किसी परीक्षा में सभी अध्याय पढ़े बिना 100 अंक की उम्मीद करने जैसा है। यह संयोग की बात थी। चटनी के साथ स्वाद मुंह में पानी लाने वाला था। मैंने एक इडली खाई और सोचा कि चलो पोहा भी छक लूं, क्योंकि मेरी आदत थी कि जो भी स्वादिष्ट हो अंत में खा लेती थी। पोहा स्वादिष्ट था। साहिब ने ऊपर प्याज के कटे हुए टुकड़े और थोड़ी सी सेवई और नींबू का एक टुकड़ा डाल दिया था, जिससे पोहा और भी स्वादिष्ट हो गया था। मैंने नींबू निचोड़ा तो उसकी बूंदें दूसरी तरफ छलक गईं। साहब ने मेरी तरफ देखा। मैंने सॉरी कहा। मैंने एक चम्मच पोहा खाया, जबकि पोहा बढ़िया लग रहा था। मुझे लगा कि मां ने साहब द्वारा लाए गए पोहा से बेहतर पोहा बनाया है। न केवल उनके पोहे का स्वाद बेहतर आया, बल्कि चावल के टुकड़े भी एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं चिपके। पोहा और इडली के बीच प्रतिस्पर्धा में मेरी स्वाद कलिकाओं के लिए इडली ने निश्चित रूप से दिन का मुकाबला जीत लिया। इसलिए मैंने पोहा खाया और फिर इडली खाने चला गया। उधर साहब ने पहले इडली खाई और फिर पोहा। अगर साहब ने इसे खत्म नहीं किया होता तो मैं अपने पोहा के बदले एक और इडली की पेशकश कर देता। हम दोनों ने खाना खत्म कर लिया। मैं पन्नियों को लपेटकर बाहर फेंकने ही वाली थी, लेकिन उन्होंने उस पेपर बैग को, जिसमें उसने पन्नियों का ढक्कन लगाया था, मेरी ओर धकेल दिया और मुझसे सभी को पेपर बैग में डालने के लिए कहा। हमने अपने हाथ धोए और उन्होंने फ्लास्क खोला और दोनों कपों में चाय डाल दी। उन्होंने पूछा, शीतल, क्या तुमने कभी कोई प्रेजेंटेशन दिया है? मैंने कहा, हाँ साहिब, मेरे कॉलेज के दिनों में 1 या 2। क्या आप एक छोटी सी 5 स्लाइड प्रस्तुति में मेरी मदद कर सकते हैं? साहब ने पूछा। सर, अगर आप मुझे सामग्री बताएंगे तो मैं कोशिश करूंगी। ठीक है, उसने कहा और अपना लैपटॉप खोलकर मुझे दे दिया। उन्होंने कहा, हमें इस पर 15 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। अब मुझे बताएं कि अगर आपसे पूछा जाए तो आप प्रबंधन स्कूल में छात्रों से क्या बात करना चाहेंगे? मैं सोच रही थी कि क्या कहूं। मैंने साहब से कहा, प्रत्येक व्यक्ति अपना जीवन स्वयं जीता है, इसलिए ऐसी कोई विशिष्ट बातें नहीं हो सकती जो मैं उन्हें बता सकूं। लेकिन सामान्य बातें हैं। मुझे नहीं पता कि वे कॉलेज में क्या पढ़ाते हैं, लेकिन जीवन ने मुझे कुछ सामान्य सबक सिखाए हैं। उदाहरण के लिए, एक चीज जो मैंने सीखी है वह है एक व्यापक योजना बनाना। योजना के बिना कार्य दिशाहीन होते हैं। जीवन टेढ़े मेढ़े और हमेशा एक बिंदु के आसपास चलता है। योजना बनाने से हमें जिगजैग को काटने में मदद मिलती है और शुरुआती बिंदु से आगे बढ़ने में भी मदद मिलती है। एक योजना हमारे कार्यों के प्रभाव को कुछ हद तक मापने योग्य बनाने में मदद करती है, ताकि हम उन कार्यों को समाप्त कर सकें जो हमारी सामान्य योजना से संरेखित नहीं है। लेकिन मैं यह स्पष्ट कर दूं कि कोई भी योजना केवल दिशा निर्धारित करने के लिए होती है। एक योजना कभी भी जीवन की अप्रत्याशितता को कम नहीं कर सकती। इसलिए मुझे लगता है कि सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण क्षमता जिसे विकसित करने की आवश्यकता है वह है अनुकूलन, इच्छा और नई परिस्थितियों के अनुसार बदलने की क्षमता। गहरे स्तर पर, पैरों पर तेजी से सीखने की क्षमता। उदाहरण के लिए मान लीजिए, कोई पूर्व की दिशा में जा सकता है, यह उसकी योजना है, उसकी दिशा है। लेकिन रास्ते में क्या है, कोई नहीं जानता। रास्ते में ऊंचे पहाड़, जंगल या दलदल हो सकते हैं। गंतव्य तक पहुंचने के लिए इन सभी से निपटना होगा। पहले से कोई नक्शा उपलब्ध नहीं है, इसलिए मेरा मानना है कि कोई भी तैयारी पर्याप्त नहीं होगी। व्यक्ति को आगे बढ़ने के साथ साथ कई चीजें सीखने और जल्दी से अनुकूलन करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो लोग तैयारी में बहुत अधिक समय बर्बाद करते हैं, उनके पास गंतव्य तक पहुंचने के लिए पर्याप्त समय नहीं बचता है, और इस बात की अभी भी कोई गारंटी नहीं है कि यात्रा उन्हें आश्चर्यचकित नहीं करेगी। इसलिए यात्रा के लिए सारा ज्ञान प्राप्त करने में समय बर्बाद करने के बजाय व्यक्ति को केवल तेजी से सीखने की क्षमता हासिल करनी चाहिए और फिर रास्ते में आंखें और कान खुले रखकर
जिज्ञासु होकर, खोज करके और सबसे महत्वपूर्ण रूप से आवश्यक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। सुनकर। सुनने से व्यक्ति को अपने आसपास के बारे में पता चलता है, जो कि रास्ते में आने वाली बाधाओं से निपटने में जीती गई आधी लड़ाई है। गंतव्य तक शीघ्रता से पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका है कि रास्ते में आने वाली बाधाओं से बचा जाए, न कि उनमें से हर एक से गुजरते हुए। सफलता की सबसे बड़ी गारंटी व्यक्ति की अप्रत्याशितता को संभालने की क्षमता से आती है, जो संयोगवश एक भावनात्मक क्षमता है। इसका ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। समस्याग्रस्त स्थितियों के समाधान अक्सर सरल और स्पष्ट होते हैं। कार्रवाई के केंद्र में होने से हमें स्थितिजन्य जागरूकता का बड़ा लाभ मिलता है, जिसमें समस्याओं का सबसे सरल समाधान निहित है, लेकिन घबराहट हमें उनके प्रति अंधा बना देती है। इसलिए पैरों पर बैठकर सोचने का अभ्यास करके घबराना नहीं सीखें। हमें यह याद रखने की जरूरत है कि जीवन की प्रकृति ऐसी है कि वह बेहतर समाधान के बजाय तेज समाधान को प्राथमिकता देता है। एक और बात जो मैं मानती हूं वह यह है कि ज्यादातर समय जीवन में असफलता का डर ही सबसे अच्छा परिणाम लाता है। साहब, जो अब तक मेरी प्रतिक्रिया से हतप्रभ दिख रहे थे, कमजोर ढंग से प्रतिवाद किया, मानो पहले से ही मान रहे हों कि मुझे उस प्रश्न का उत्तर पता होगा जो वह पूछने वाले थे। क्या यह साहसी होना नहीं है जो हमारे अंदर सर्वश्रेष्ठ को सामने लाता है? मैं अपने विचार एकत्र करने के लिए एक पल के लिए रुकी और फिर कहा, जीवन में बड़ी सफलता दो चीजों से बनी होती है, कड़ी मेहनत और कुछ महान निर्णय। कड़ी मेहनत रोजमर्रा की वह प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति को अपने द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए गुजरना पड़ता है। असफलता का डर ही रोजमर्रा की कड़ी मेहनत से गुजरने के लिए ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करता है। उन कुछ प्रमुख निर्णयों को लेते समय साहस महत्वपूर्ण है। जो लोग छोटा सोचते हैं वे छोटे ही रहते हैं। जो लोग सोचते तो बड़ा हैं लेकिन उसे प्रतिदिन कठिन परिश्रम से पूरा नहीं कर पाते, वे बड़े असफल होते हैं। हालांकि कड़ी मेहनत की क्षमता बड़ी सोच को लागू करने के लिए आवश्यक उपकरण है, इसलिए यह प्राथमिक है। तो चलिए एक काम करते हैं, साहब ने कहा। आइए हम पहली स्लाइड को खाली रखें और छात्रों से यह सोचने के लिए कहें कि इस स्लाइड से क्या निकलता है। फिर साहब ने मुझसे पूछा कि मैं क्या जवाब देती। मैंने कहा, अगर मैं कक्षा में होती तो मैं कहती कि यह एक कोरे कागज की तरह है और हम में से प्रत्येक ने इसे अलग अलग रूप और तरीके से इस्तेमाल किया होता। इसे या तो चित्रित किया जाएगा या उस पर लिखा जाएगा। किसी ने इससे नाव या रॉकेट बना लिया होगा, किसी ने शायद पर्स बना लिया होगा, या फिर कोई शरारती व्यक्ति कागज पर स्याही छिड़क सकता है जिससे लोगों की कल्पना के लिए कोई भी आकार बन जाता। तो उन्होंने कहा, पढ़ने के लिए दूसरी स्लाइड बनाएं। एक ही वस्तु को अलग अलग व्यक्तियों द्वारा अलग अलग उपयोग में लाया जाएगा। कोई क्यों पढ़ेगा? साहब ने मुझसे पूछा। विकास के लिए, मैंने कहा। साहब ने पूछा कि मेरे लिए विकास का क्या मतलब है। कोई भी वृद्धिशील मूल्य जो मैं जोड़ता हूं, भौतिक रूप से, भावनात्मक रूप से या ज्ञान के रूप में, वह विकास है। फिर साहब ने मुझसे पूछा, आपके अनुसार सफलता क्या है? मैंने कहा, यह जीवन के विभिन्न क्षणों में खुशी महसूस करने की एक प्रक्रिया है जब हमने संघर्ष के बाद कोई नई चीज हासिल की है। लेकिन क्या यह सफलता है? क्या आपको नहीं लगता कि अधिक से अधिक संपत्ति का मालिक होना सफलता है? साहब ने पूछा। साहिब, यदि धन ही सफलता है तो अधिकांश समय आपके पास केवल असफल लोग ही होंगे। हम इसे इस तरह परिभाषित न करें तो सही होगा। उन्होंने कहा, उसे तीसरी स्लाइड के रूप में रखें। उन्होंने मुझसे यह भी पूछा कि क्या मैं सफल महसूस करता हूं? मैंने कहा, बेशक। हां, साहब ने पूछा, क्या आप उसका चित्रण कर सकते हैं? मैंने हां कह दिया। मैंने कहा कि मैं खेत की जर्जर सतह से बनाए जा रहे रास्ते को कंटीली झाड़ी से गुलाब तोड़ने के काम में लगा सकती हूं। साहब ने कहा, शानदार, इसे चौथी स्लाइड की तरह करो। ठीक है, अब पीपीटी समाप्त करते हैं। लेकिन साहब, आपने तो 5 स्लाइड कहा था। 5वां सबसे आसान है। धन्यवाद, उन्होंने कहा। हमने फिर से यात्रा शुरू की।
और सेंट जेवियर्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पहुंचे। सूट पहने एक लंबी शख्सियत साहब के स्वागत के लिए पहले से ही बाहर खड़ी थी। नीचे उतरने से पहले साहब ने मुझसे कहा, तुम भी आओ और सत्र में शामिल हो जाओ। मैं यहां औद्योगिक अतिथि व्याख्यान श्रृंखला के एक भाग के रूप में छात्रों को संबोधित करने आया हूं। मैं फिर झिझक रही थी, लेकिन उन्होंने कहा, तुम मुझसे भी ज्यादा सुंदर लगती हो, चलो अब। मैं ड्राइवर की सीट पर था। वह लंबा व्यक्ति साहब को लेने आया और दरवाजा खोला। साहब ने कहा, हाय मिस्टर माइकल, शुभ प्रभात। वे बाहर निकले और बोले, शीतल तुम भी अंदर आओ, वे कार पार्क करेंगे। फिर उन्होंने मुझे अपने कार्यकारी सहायक के रूप में श्री माइकल से मिलवाया। जब उसने ऐसा किया तो मुझे आश्चर्य हुआ। हम सभी अंदर गए और हमें हमारी सीटें दे दी गईं। मैं साहब के पास बैठ गई। मिस्टर माइकल मंच पर गए और साहब का परिचय कराया। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे साथ नेथलैक्स पेंट्स के प्रबंध निदेशक श्री डी.सी. नाथन हैं। उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं। वह उद्यमिता विकास के क्षेत्र में भी कुछ अग्रणी कार्य कर रहे हैं। वह पहले भारत की सबसे बड़ी पेंट कंपनी इंडियन पेंट्स में मार्केटिंग और सेल्स के निदेशक थे। आपका स्वागत है श्री नाथन। भीड़ से खूब तालियां बजीं। मैं बस देखने के लिए पीछे मुद्दी। शायद वहां लगभग 200 छात्र थे, लेकिन मैं केवल लगभग 20 महिला छात्रों को ही देख सकी। साहब ने नेतृत्व के बहुत सारे दृष्टिकोणों और जीवन में क्या महत्वपूर्ण है आदि आदि के बारे में बात की, लेकिन उन्होंने ये सभी बातें केवल उन 4 स्लाइडों को संदर्भ में रखते हुए बोला। उसके बोलने के तरीके से मैं आश्चर्यचकित रह गया। अंत में उन्होंने किन्हीं 3 स्वयंसेवकों को आने के लिए कहा। लोग झिझक रहे थे। तभी उन्होंने कहा, मैं तुम्हें सफलता दिखाता हूं, जिसके बाद शायद तुम मंच पर आ जाओगे। फिर उन्होंने कहा, अब मैं सफलता प्रस्तुत करता हूं, शीतल मंच पर आओ। मैं मंच तक चली गई। मुझे नहीं पता था कि वे मेरे साथ क्या करने वाले हैं। उन्होंने कहा, शीतल अपने बारे में बताने के लिए 1 मिनट का समय लें। नहीं, आपकी योग्यताएं नहीं, बल्कि आपके व्यक्तित्व के लक्षण। मैंने कहा, मैं एक निडर लड़की हूं जो जरूरत पड़ने पर किसी भी स्थिति में खुद को ढाल लेती है। धन्यवाद शीतल, उन्होंने कहा, और छात्रों को मेरे बारे में, मेरी योग्यताओं आदि आदि के बारे में बताना शुरू कर दिया, जैसा मैंने उन्हें कार में बताया था। फिर उन्होंने भीड़ से पूछा कि क्या मुझे उनके सामने एक सफलता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वे सभी खुशी से झूम उठे और जोर जोर से बोले, हां। सत्र समाप्त हो गया और उन्होंने सवाल जवाब सत्र के लिए मंच खोल दिया। मुझे लोगों द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों में दिलचस्पी हुई। उनमें से एक ने पूछा, क्या तुम पूजा करते हो? दूसरे ने पूछा, क्या आप ईश्वर में विश्वास करते हैं? और एक अन्य ने साहिब से पूछा कि क्या वह गुरुओं में विश्वास करते हैं। साहब ने कहा कि उनके लिए काम ही पूजा है, जैसे कई अन्य लोगों के लिए है। उन्होंने कहा कि उन्हें खुद पर विश्वास है, इसीलिए उन्हें लगता है कि उन्हें ईश्वर पर विश्वास है। उन्होंने कहा कि जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं, उन्हें गुरु को बाहर खोजने की जरूरत नहीं है, वे इसे अपने भीतर ही पाएंगे। जब हम सत्र में थे, मैंने बाशा अंकल को संदेश भेजा और उनसे पूछा कि क्या वह नाथन को जानते हैं जिसने उन्हें कल पैसे दिए थे। मैं साहब को समझने के लिए बहुत उत्सुक हो रहा था। जब हम कार में वापस जा रहे थे, मुझे बाशा अंकल का संदेश मिला कि वह साहब को नहीं जानते हैं और साहब अभी अभी आए थे और उन्हें पैसे देते हुए कहा था कि आपने उनसे कल के किराए सहित पैसे देने के लिए कहा था। उन्होंने कहा, तुम्हें देर हो जाएगी। सुनने के लिए धन्यवाद। आशा है कि आपको भी यह पसंद आया होगा और ऐसी ही ऑडियो ड्रामा सीरीज सुनने के लिए बने रहें। कृपया सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी जानकारी दें। आपका उत्साह मेरी ताकत है।